असद नाज़रीन कराम, आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाला हूँ उसके तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। तमाम पाकिस्तान वाकिफ़ है, तमाम दुनिया वाकिफ़ है। मैं इनके वालिद के ज़माने से इनका वाकिफ़ हूँ। इनके वालिद मेरे तमाम दोस्तों के, मेरे तमाम हमअसर साथियों के उस्ताद थे, इसलिए मैं उन्हें उस्ताद कहता था। वो कहते थे उस्ताद नहीं कहो, छोटा भाई कहो, और मैं उनको अपना बड़ा भाई ही समझता हूँ। वारिस मीर के ये बेटे वारिस हामिद मीर हमारे बाद में आने वाली नस्ल के ज़हीन तरीन लोगों में से एक हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस नस्ल में जिन लोगों ने बड़ा नाम कमाया और बड़े एहतियात के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ और बड़ी इस्तकामत के साथ सहाफ़त की, हामिद मीर उनमें से एक है। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं और सिर्फ़ वो मौजूद हैं और सिर्फ़ वही गुफ्तगू करेंगे। और मैं कोई उनसे लंबा चौड़ी बात नहीं करूँगा, कोई लंबे चौड़ सवाल नहीं करूँगा। वो इस्लामाबाद में रहते हैं। इस्लामाबाद एक बाखबर शहर है, पिंडी भी उसके करीब है, आवपारा भी उसके करीब है, असेंबली वहाँ अम्बेसियाँ भी वहाँ हैं, असेंबलियाँ भी वहाँ हैं, सब कुछ वहाँ है, सब कुछ लोग जानते हैं, बाखबर हैं। और ये उन लोगों में हैं जो फ़ाल हैं, हर एक से को जानते हैं, समझते हैं और इनको अंदाज़ा है कि मुल्क में क्या हुआ, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। मैंने उनसे एक ही सवाल करना है, हमारे साथ हम पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बस सवाल मैंने आपसे कर दिया है कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। बस यही एक सवाल है। छोटे छोटे सवाल तो मैं पूछता रहूँगा कि इमरान खान का क्या बना, नवाज शरीफ का क्या बना, शहबाज शरीफ चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। वो ज़िमनी सवाल है, बड़ा सवाल मेरा एक ही है। ये आपका सवाल जो है ये छोटा सा सवाल है, लेकिन इस सवाल के अंदर ही आपने ना दरिया को कूजों में बंद कर दिया है। हाँ। तो इसका जवाब जो है वो छोटा भी है और उसका जवाब जो है वो लंबा भी है। जी जी जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ क्या है वो ये हुआ है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। और ठीक है। धोखा जो है वो एक दफा नहीं हुआ, वो बार बार हुआ है। ठीक है। और धोखा जो है वो हमें किसी और ने नहीं दिया, बल्कि धोखा जो है वो हमने खुद अपने आप को ही दिया है। और बार बार जो है वो हम एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और जो धोखा है वो अब किस्तों में धोखा होता है। पहले ठीक है। धोखे की एक किस्त चलती है, फिर उसकी दूसरी किस्त चलती है, फिर तीसरी किस्त चलती है। और अजीब बात यह है कि कई दफा हमें पता होता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। और और वो धोखा जो है वो हम धोखा एक, खाते हैं। हाँ, और वो धोखा जो है वो एक आबरू रेजी में तब्दील हो जाता है। हम्म। और हमें पता होता है कि ये अब हमारी जो है वो आबरू आबरू रेजी हो रही है। लेकिन उस पे थोड़ी बहुत कोई एहतजाज करता है, कोई नहीं करता, और उसके बाद बात फिर आई गई हो जाती है। तो ये जो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ बार बार कभी जमहूरियत के नाम पे धोखा होता है, कभी आमरीत के नाम पे धोखा होता है। ना सही जमहूरियत आती है और ना सही आमरीत आती है। कैसे दम ये भी एक अजीब बात है कि आमरीत भी 2 नंबर होती है और और जमहूरियत भी जमहूरियत 2 नंबर। अब क्या हुआ हमारे साथ इन दिनों जो फंसे हुए हैं हम। देखिए, ये जो फंसे हुए हैं ना, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ी सी क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, तो मैं आपके साथ गलत बयानी तो कर नहीं सकता। बिल्कुल आपकी मोहब्बत। देखिए, मसला ये है कि अभी तक जो हमारा जो मीडिया है, टीवी चैनल्स और अखबारात, ठीक। कई वजूहात की बुनियाद पर अभी तक हम सही बात कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। उसकी ठीक। बहुत सी वजूहात है। ठीक बात है। और ये जो जब ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, और जब आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पिछले साल जब अक्टूबर नवंबर में इमरान खान साहब को निकालने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू की, खुफिया मुलाकातें शुरू की, बातचीत नहीं, खुफिया मुलाकातें शुरू की, तो उन दिनों में मेरे पर तो पाबंदी थी, मैं तो टीवी स्क्रीन पे नहीं आ सकता था। ठीक बात है। ठीक बात तो है। मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि ये जितने भी पावर प्लेयर्स थे, इनको ये पता था कि इसने तो टीवी पे आना नहीं है। तो ये मेरे साथ हर बात कर देते थे। हाँ, बेतकल्लफ थे इस मामले में। हाँ, और ये इसमें मुझे भी पता था कि ये मेरे साथ इसलिए बात करेंगे, इनको पता है कि मैंने तो टीवी पे आना नहीं है।
और ना ही जाके कहीं लिखना है, क्योंकि मेरा कॉलम भी बंद था। तो मैं उन दिनों में मैंने इनको ये सवाल करना शुरू किया, निजी महफिलों में, प्राइवेट गैदरिंग्स में, इस्लामाबाद में जो लेट नाइट गॉसिप होती है उसमें बड़ा मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन होता था कि जी आप इमरान खान को हर सूरत में अप्रैल के मिड या अप्रैल के एंड तक निकालना चाहते हैं, तो अगर आप उसको निकाल देंगे तो ये जो इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदे किए हैं, इन मुआहदों पे आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, और अगर आप अप्रैल में उसको निकालेंगे तो जून में बजट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो IMF के मुआहदों का अजाब है, इस अजाब से आप कैसे निकलेंगे? और ये बात एक दफा नहीं, बार बार मैंने इनसे की, आसिफ जरदारी साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, इनके बहुत से इत्तेहादी बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब, और फिर बाकी जो हुकूमत के उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत के वो इत्तेहादी जो भी इमरान खान के साथ थे, और मुझे पता था इन्होंने अल्टीमेटली आ जाना है, उनसे भी मैं पूछ लेता था। हर किसी को मैं किसी को 25 साल से, किसी को 30 साल से जानता हूँ। ठीक बात है। ये सारे के सारे जो हैं ये कहते थे जी कि एक दफा खान उकड़ लें दो, बाकी सारी बाज देखी जाएगी। अच्छा अच्छा। मैं इनसे कहता था कि ये तो आपका जो है ना बड़ा एक तजाहल आरफाना है, और ये IMF के साथ एग्रीमेंट जो है ये इतने आसान नहीं है। आपने अगर उसको निकाल दिया तो, और वो बजट आपको देना पड़ गया, तो वो तो हीरो बन जाएगा। इनका ख्याल था कि नहीं, वो हीरो नहीं बनेगा, उसने इतनी करप्शन की है कि वो जब सामने आएगी तो लोग उसकी करप्शन की वजह से उसको भूल जाएंगे। और करप्शन की कहानियां जो हैं वो जो ये हमें सुनाते थे या हमने भी राइट लेफ्ट से सुनी, अभी तक वो कहानियां सामने नहीं आई। अभी तक वो मीडिया में अभी तक सिर्फ एक दो ही कहानियां सामने आई हैं कि कोई अंगूठी आई और इतने कैरेट की। ना 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 ना, इससे ज्यादा है ही नहीं। और नहीं सर, मैंने जो सुनी है बातें वो बहुत आगे की हैं, बहुत आगे की हैं। अच्छा, और उसमें कई स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन में कई चीजें वीडियो फिल्मों की सूरत में रिकॉर्डेड हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाहिर बात है अगर आप भी मेरी जगह पे होते तो मैं पूछता था बार बार कि यार अगर आप सब जानते हैं कि इमरान खान जो है उसने IMF के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं वो एक ट्रैप हैं। अच्छा, फिर उन दिनों में जब आ गया ना नवंबर दिसंबर, जब दिसंबर आ गया तो अब बात थोड़ी खुलना शुरू हो गई कि जनाब ये कुछ करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। बात खुलना शुरू हो गई, मैंने भी थोड़ा खुल के बात करनी शुरू की। तो फिर हमने कहा यार अब जरा ये तो बताओ कि तुम्हें जल्दी क्या है, कि ये क्यों तुम अप्रैल में क्यों निकालना चाहते हो इमरान खान? ठीक है, अप्रैल में ऐसी कौन सी बात है? यहां से असल बात शुरू हुई है, जो कि मैं ये समझता हूं कि मैं अपने आप को भी उसका जिम्मेदार समझता हूं कि मैंने भी खुलकर वो बात अभी तक नहीं की। लेकिन मैं तो उस वक्त मेरे पर तो पाबंदी थी, मैं वॉशिंगटन पोस्ट में लिखता था, तो मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में ये कुछ बातें लिख डाली, उसकी वजह से काफी मसले मसाइल हो गए। लेकिन ये बात जो है ये अभी तक खुल के सामने आ नहीं रही। उसकी वजह ये है कि ना तो पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर एतराफ करने के लिए तैयार है, और ना ही नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये खुल के एतराफ करने के लिए तैयार है कि ये अप्रैल में क्यों निकालना चाह रहे थे इमरान खान। अच्छा, क्यों, खास वजह क्या? हाँ, ये वजह मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि पीपल्स पार्टी को इंगेज किया गया इमरान खान की तरफ से भी, और जो मुक्तदर कूत हैं उनकी तरफ से भी। मैं इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है। इमरान खान की हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी के एक लीडर के जरिए आसिफ जरदारी से कहा गया कि जनाब आप हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन की सूरत निकालें और अल्टीमेटली हम कोई आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं। ये जो एक इमरान खान तासुर दे रहा था ना उन दिनों के, मैं आसिफ जरदारी तुम मेरी बंदूक की नोक पे हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरा टारगेट नंबर 1 हो, बात बिल्कुल इसके उल्ट थी। इमरान खान साहब जो है वो आसिफ जरदारी साहब की पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे खुफिया बैकडोर चैनल से, और वो चाहते थे कि आप हमें सिंध में एडजस्ट करें PTI को, हम आपको मरकज में ले आएंगे और आपको मरकज में एडजस्ट करेंगे, और मिलके हम ये जो मुस्लिम लीग नून है तो इसका मुकाबला करेंगे और इनको फिक्स करेंगे। लेट्स फिक्स देम, ये था मैसेज, लेट्स फिक्स देम।
और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी से एक और बात हुई, इस वन स्टेप, जब पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब, मैं आप बता देता हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए बातचीत हो रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो हैं उनको एंगेज किया हुआ था, और वो आगे पैगाम लेके आते थे, लेकिन उनको जरदारी साहब शट अप कॉल दे देते थे। एक दफा दी, दो दफा दी, अल्टीमेटली उस बंदे को पीपल्स पार्टी से फारग कर दिया गया। वो जबकि वो आसिफ जरदारी के बहुत करीब आदमी था, उसकी पहचान ही आसिफ जरदारी थे, उसकी पहचान पीपल्स पार्टी नहीं थी। पहले उसको शट अप कॉल दी, फिर उसको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया। जब ये मामला हुआ तो उसके बाद फिर जरदारी साहब से राब्ता किया गया बराह रास्त, और बिलावल साहब से बराह रास्त राब्ता किया गया, और उनसे कहा गया जी ये भूल जाएं कि ये इलेक्शन आएगा और आप नवाज शरीफ के साथ और बाकी पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट करेंगे और फिर जनाब आप इमरान खान को निकाल लेंगे, ये भूल जाएं, ऐसा नहीं होना। अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है, और उसके बाद 2022 के ही अक्टूबर नवंबर तक नया इलेक्शन हो जाना है। हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा रहे हैं। उस इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी मिलनी है जी इमरान खान को, और उस 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो असम्बली आएगी, वो असम्बली जो है वो आइन में बड़ी अहम तरामीम करेगी, और वो तरामीम तो हम कर लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको भी साथ लेके चलें, तो आप भी जरा हमारे साथ चलें। और ये अगली टर्म इमरान खान की होगी, उससे अगली टर्म में हम बिलावल भुट्टो साहब को जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो ये एक 10 साल मंसूबा आप कह लें। तो पीपल्स पार्टी ने इंगेज किया कि अच्छा ये बताएं कि आप ये जो 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहते हैं, तो उसके बाद आप जो तरामीम करना चाहते हैं वो क्या तरामीम होगी। तो वो तरामीम नहीं थी, वो ये था कि पूरे का पूरा 1973 का आइन ही बदल देना है, ये पार्लिमानी निज़ाम का आइन है, इसको सदारती निज़ाम का आइन बनाना है। और उसमें जो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक शौक था, धचका था, वो था ये 18वीं तरमीम भी खत्म करनी है। तो इस पर जो पीपल्स पार्टी के वो लोग जो ये सारे मामलात में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने आकर रिपोर्ट बैक किया जी कि ये तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन रोल बैक करने वाले हैं और टाइम ही कोई नहीं है हमारे पास। और ये न सिर्फ ये कि सदारती निज़ाम लेके आएंगे, बल्कि वो जो 18वीं तरमीम जिसको हम अपना बहुत बड़ा गेन समझते हैं और उस पर छोटे सूबे समझते हैं कि हमारे हुकूक जो है उनको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है, वो भी खत्म। तो ये तो हम इनके साथ किस तरह चल सकते हैं मुस्तकबिल में। तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि ये जो पीडीएम से हम निकले हुए हैं और पीडीएम के साथ हमारा फटा है, और एएनपी भी हमारे साथ निकल आई थी, तो पीडीएम के साथ मामला जो हैं वो ठीक किए जाएं और पीडीएम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता दें कि भाई क्या होने वाला है। और फिर इन्होंने जब एंगेजमेंट शुरू की, तो उसमें फिर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की आपस में एंगेजमेंट शुरू हुई, और फिर आसिफ जरदारी साहब का टेलीफोन पे बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ता हो गया। नवाज शरीफ साहब को बताया जाना शुरू हुआ कि जी ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो अब उनको भी पता चल गया कि यार ये तो अगर अप्रैल 2022 तक नए आर्मी चीफ की इन्होंने पोस्टिंग कर दी, और उसके बाद इन्होंने 2022 के भी अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन भी करवा दिया, 2/3 मेजॉरिटी भी ले ली, तो ये तो सब कुछ जाएगा, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी जाएगा, और ये जो 18वीं तरमीम है ये भी जाएगी। वैसे मेरी दानिश में और मेरी इंफॉर्मेशन में मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका इतना बड़ा मसला नहीं है 18वीं तरमीम, लेकिन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन इनका मसला है। वो ये समझते हैं कि ये वाहिद एक डॉक्यूमेंट है इस वक्त जिसने पाकिस्तान के सूबों को एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है। तो ये था वो मामला जिसपे इन्होंने फिर इसको हर सूरत में निकालने का फैसला किया, और फिर इसमें मौलाना फजल रहमान भी आ गए, फिर इसमें अख्तर मेंगल साहब भी आ गए, फिर इसमें बलोचिस्तान की जो पार्टियां हैं वो भी आ गई, बीएपी भी आ गई, असलम बुतानी साहब भी आ गए, शाहजैन बुख्ती भी आ गए। तो ये था असल मसला। देखिए ना, अभी आप जब सवाल करेंगे ना इनसे, ये जो अब नई हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, किसी भी वजीर से सवाल कर लें, यार आपको प्रॉब्लम क्या थी कि आपको पता था कि इक्तिसादी हालात बड़े खराब है, इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया हुआ है, तो तुम लोग आए क्यों लेके आए, तुमने इमरान खान को हटाया क्यों? जवाब नहीं है इनके पास, देते नहीं जवाब। वजह ये है। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर ये इन्होंने जब फैसला किया तो इनको कोई सपोर्ट मिली कि नहीं मिली? हाँ, यहाँ से जो ना ग्रे एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं ये सवाल आपको एक वक्फे के बाद पूछता हूँ जी।
एक वक्फा आज लेते मैं हैं, तो आपको भी लेना पड़ता है, मुझे भी लेना पड़ रहा है, वक्फा लेता हूं, उसके बाद मैं ये पूछता हूं कि इनको सपोर्ट कोई मिली? आप उन्हीं लफ्जों में बताइए जिन जिन मोहताज लफ्जों में आप बात किया करते हैं, ताकि मालूम हो फिर क्या हुआ और हम जान सकें कि आइंदा क्या होने वाला है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन इकराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये क्या सूरत हाल हुई, क्यों इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट चली। अब मैंने ये सवाल पूछा है कि फिर उसके बाद इन लोगों को मदद कहाँ से मिली और कैसे मिली और इन्होंने क्या किया। यहाँ से हामिद मीर साहब का कहना है ग्रे एरिया शुरू होता है। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि ग्रे एरिया ख़त्म करें, उसके लिए भी चाहे वो कमेटी बना दें जो अक्टूबर तक आके फैसला करे कि हमें क्या करना है। गोया हमारे फैटअप की कमेटी बन रही है, लेकिन देखा जाए कि फिर क्या हुआ हमारे साथ। जी जनाब हामिद मीर साहब। जी अच्छा, सजाद मीर साहब, ये हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला कर लिया कि हमने इमरान खान को निकालना है, तो आपको याद होगा उन दिनों में ये बाकायदा PGISPR ने रिपीटेडली कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं लफ्ज न्यूट्रल नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो ये कहते थे जी कि हम आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट है, लेकिन इदारे ने फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है। हम कहते थे ये न्यूट्रल हैं, लेकिन वो प्राइवेटली कहते थे यार हम न्यूट्रल हो नहीं सकते। आर्टिकल 243 जो है आईन पाकिस्तान का, उसके तहत हम सबॉर्डिनेट हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और जो आर्टिकल 244 है उसके तहत हम हलफ उठाते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम 243 और 244 के एन मुताबिक चलेंगे। ये थी पोजीशन उनकी। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने न्यूट्रल की गर्दान शुरू कर दी। पहले तो इमरान खान साहब को यकीन नहीं था कि उनके खिलाफ कोई तरीक़त में एतमाद कामयाब हो जाएगी, और मैं ये कहने की गुस्ताखी करूंगा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी इतना यकीन नहीं था। अच्छा कि जनाब ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ये मिल मिला के कोई तरीक़त में एतमाद ले आएंगे। इनको ये भी अंदाजा नहीं था कि ये तरीक़त में एतमाद ला सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल हो गए। उसका फायदा ये हुआ कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने MNAs को कॉलें करनी बंद कर दी, और जब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने उनको, जब इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये मेरे फलां MNA जो हैं ये अपोजिशन के राब्ते में, इनको वापस लेके आए, वो कह रहे हैं सर ये हमारा काम नहीं है, सर हमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहने दें। तो सारा काम IB कर रही थी। तो IB जो है ये कुछ सीक्रेट नहीं था इस्लामाबाद में। सजाद मीर साहब, ये दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 इस्लामाबाद के जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर शेख रुहेल असगर साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनका जो लॉज है वो उसके इज्तिमा करते हैं, वो बड़ा उसके उसके पंजाबी में कहते हैं वेड़े में। अच्छा उसके वेड़े में उसके दलान में वो कुर्सियां लगाते थे और 25-30 MNA वहां पे इकट्ठे हो जाते थे। वहीं पे वो इलेक्ट्रिक तंदूर लग जाता था, वो लाहौर से खाने लेके आते थे और वो खाने खा रहे होते थे, और वहीं पे 3-4 साफी भी, उनको भी वो बुला लेते थे जिनके बारे में उनको ये पता होता था कि ये कोई बाहर जाके बात नहीं करेंगे। तो वहां पर ये जो थे ना अपोजिशन की लीडरशिप के साथ साथ PTI के MNA भी आते थे, MQM के MNA भी आते थे, अच्छा BAP के MNA भी आते थे। तो ये हुकूमत के इत्तेहादी भी आते थे, BNP मैंगल वाले भी आते थे। वहां पर बार बार उनके मिलने से, बार बार उनके साथ गुफ्तगू करने से मुझे अंदाजा हो गया कि इधर काम खराब है और ये 20-22 MNA जो हैं ये हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। और एक दिन ये हुआ कि वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो, और मैं और नूर आलम खान जो PTI से हैं, हम एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे हम। अच्छा और बिलावल साहब जो हैं उनका ख्याल था कि नूर आलम जो है ये अब PTI छोड़ेगा तो ये अपनी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में वापस आएगा। तो मैं भी उनको तंग कर रहा था, नूर आलम को चूड़ियां भर रहा था मैं भी खबर निकालने के लिए कि भाई किधर जाना है इन्हें। मोहसिन दावड़ ने बिलावल साहब को कहा कि ये नूर आलम पीपल्स पार्टी में नहीं आएगा, ये PTI छोड़ देगा, ये पीपल्स पार्टी में नहीं आएगा।
तो बिलावल साहब बड़े हैरान हुए। तो उसके बाद नूर आलम ने वहां पे कोई ऐसी बात की जिससे मेरे लिए वो ब्रेकिंग न्यूज थी कि ये 20 लोग जो हैं पीटीआई के ये काफी दिनों से एक दूसरे के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है, तो ये हो सकता है ये मुस्लिम लीग नून की तरफ चले जाएं, ये जेयूआई की तरफ चले जाएं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आएंगे। अच्छा, अब हमारा ये ख्याल था कि ये पीछे सारा काम तो जरदारी साहब कर रहे हैं और ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी जरदारी साहब होंगे लेकिन पता है चला कि ये तो काम ही कुछ और चल रहा है और ये जनवरी का महीना था। तो मैंने वो जो खबर है वो उस तरह नहीं, लेकिन मैंने वो फिर एक वाशिंगटन पोस्ट में एक और कॉलम लिख दिया कि जी अगर ये आईएसआई अगर न्यूट्रल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत से लोग जो हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। तो उस पर यह हुआ कि हुकूमत जो है उसके बहुत से लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे से हुकूमत के बुजुर्ग ने शर्तें लगानी शुरू कर दी कि नहीं तुम गलत कहते हो, ये तो तरीके में एतमाद भी नहीं आएगी। तो ना तो हुकूमत को यकीन था तरीके में एतमाद आएगी और ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अंदाजा था। वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे थे लेकिन मॉनिटर तो कर रहे थे ना, तो उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये तरीके में एतमाद आएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद वो मार्च में तरीके अदम एतमाद का ऐलान कर देते हैं। तरीके अदम एतमाद का ऐलान एक बहुत बड़ा सरप्राइज था इमरान खान के लिए भी और तमाम मुक़्तदर कूतों के लिए भी, इसलिए कि जरदारी साहब ने इसको खुफिया रखा हुआ था, जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। और जब भी मीडिया पे ये सवाल किया जाता था इन लोगों से तो ये कहते थे ये वक्त आने में बताएंगे, वक्त आने में बताएंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो तरीके अदम एतमाद का ऐलान हो गया तो फिर सजाद मीर साहब, फिर बहुत से जो लोग हैं, बहुत से का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक दो नहीं 3-4 इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से रब्ता किया और जो उस वक्त इमरान खान की इत्तेहादी जमातें थी जो अभी तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही थी, किसने साथ नहीं छोड़ा, एमक्यूएम ने साथ नहीं छोड़ा, बीएपी ने साथ नहीं छोड़ा, शाहजहान बुख्ती ने साथ नहीं छोड़ा, असलम बुतानी ने साथ नहीं छोड़ा। इनको अप्रोच किया गया कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। मुस्लिम लीग नून वालों को पैगाम दिया गया कि भाई आपने ये तरीके अदम एतमाद पेश करके गलती की है, ये कामयाब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी वालों से कहा गया बताएं आपको क्या चाहिए, हम आपके तमाम डिमांड्स जो हैं वो पूरी करने के लिए तैयार हैं, मुकदमे खत्म कराने हम करवा देते हैं, आप ये तरीके अदम एतमाद वापस ले लें। उन्होंने वापस नहीं ली। फिर ये हुआ कि फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से रब्ता किया थ्रू परवेज खटक और उनको बुला के कहा कि ये मेरे खिलाफ जो तरीके में एतमाद है आप इसको वापस कराएं तो मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दूंगा। तो इन्होंने बतौर इदारा यही बात की कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। इन्होंने कहा नहीं आप हमारा पैगाम तो दे देना। तो फिर बाजवा साहब जो है वो उन्होंने एक मीटिंग की ये पूरी ऑपोजिशन के साथ, उस वक्त की जो ऑपोजिशन जो तरीके में एतमाद लेके आई थी, और उसमें वाजे किया कि मैं एक मैसेंजर हूं, मैं पैगाम लेके आया हूं, मैं आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, ये मुझे कहा गया है, वो ये कहते हैं आप तरीके में एतमाद वापस ले लें तो हम इलेक्शन की डेट दे देंगे। इन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया मीर साहब, इनकार नहीं किया, इन्होंने पंजाबी में कहते हैं मेढ़े भी मारे। अच्छा, आप तो कहते थे कि हम न्यूट्रल हैं, हम तो मुदाखलत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, अब हमें जबरदस्ती भेजा आपके पास। तो इनको जब ये अंदाजा हुआ कि जबरदस्ती भेजा है तो वहां पे जो हमारे दोस्त है खालिद मक्सी साहब बीएपी वाले, उन्होंने बहुत सख्त बातें की, अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी सख्त बातें की, शाहजहान बुख्ती ने बातें की, और उसके बाद ये लोग वापस चले गए और इन्होंने कहा कि हमने तरीके में एतमाद वापस नहीं लेनी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अब ये जो कुछ पीटीआई के लोग दावा करते हैं कि जी बताएं कि एमक्यूएम जो है उसको हमारे से किसने तोड़ा, बीएपी को हमारे से किसने तोड़ा। और भाई उल्टी बात है, उल्टी बात है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपके प्रोग्राम में कि इदारा तो भाई न्यूट्रल था, इदारा तो किसी से राब्ते में नहीं था, लेकिन इदारे के कुछ लोग बाकायदा एमक्यूएम को, बीएपी को प्रेशराइज कर रहे थे, आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। और ये खालिद मक्सी साहब जिनके साथ 4 एमएनए हैं और वो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, ये आप उनसे पूछ लें, ये आप एमक्यूएम वालों से पूछ लें,
उनको किसने कहा, ये आप बुतानी साहब से पूछ लें, हमारे दोस्त हैं, ग्वादर से एमएनए हैं, उनसे पूछ लें। लेकिन ये लोग जो हैं, ये फिर इन्होंने एक फैसला लिया और ये उस पर खड़े हो गए। लेकिन वो जो परवेज लाई साहब हैं, वो यू टर्न मार गए आखिरी दिन दुआए खैर के बाद, तो वो दूसरी तरफ चले गए, इमरान खान साहब की तरफ चले गए। तो ये हुई कहानी। और उसमें फिर ये तासुर ये मिला कि इदारा जो है वो तो वाकई अदम मुदाखलत की पॉलिसी पे गामजन है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं से मिसगाइड किया गया, गलत मैसेजेस दिए गए, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली इदारे ने मैनेज कर लिया। जब इदारे को पता चला कि कुछ लोग जो हैं उनको हमारे अंदर से कुछ लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब हीले बहानों से इदारे का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इदारे ने मैनेज कर लिया और फिर वाकई उन्होंने सबको न्यूट्रल कर दिया। फिर जब सारे न्यूट्रल हो गए तो तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई। अब तब तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद इदारे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अब ना तो अदारा ये बता सकता है और ना ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये बता सकती है कि असल में हुआ क्या। हुआ ये कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बकायदा अदारे का कंधा इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की। इदारा अपना कंधा बचाता रहा, लेकिन वो उनका कंधा जो है वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश मुसलसल जारी रही। और फिर उसके बाद जब ये इमरान खान साहब आजादी मार्च करते हुए जब ये इस्लामाबाद तक पहुंच गए तो इनके जो राइट लेफ्ट पे इनके कंटेनर पे जो 3-4 लोग थे वो खुद अप्रोच कर रहे थे कि बताएं जी क्या करना है जी, हम आए कि ना आए, ये करेंगे ना करें। तो वो यही कहते हैं जी हमारा तो ताल्लुक नहीं सियासत से, आपने खुद फैसला किया है, आप खुद फैसला करें। तो वो आखिर में फिर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने फिर किसी तरीके से मैसेज कन्वे किया कि भाई मैंने 1500 आंसू गैस के शेल जो हैं वो मैंने अरेंज कर लिए हैं, तो 1000 तो आपके पूरे क्राउड के लिए, 500 सिर्फ आपके एक कंटेनर के लिए, और वो 500 शेल गिराऊंगा आपके कंटेनर पे। ये जब बात उस कंटेनर पे जब पहुंची तो कंटेनर जो है वो वापस मुड़ गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है सज्जाद मीर साहब कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, इनको जो सवाल मैं पिछले साल अक्टूबर नवंबर में करता था वो अब भी रेलेवेंट है, वो अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये उस वक्त मुझे क्या कहते थे। अमीर साहब एक वक्फा मुझे फिर लेना पड़ रहा है। इस वक्फे के बाद मैं आपसे खास तौर पर ये पूछूंगा कि अब इनके ये जो लोग आए हैं और जिनको आप समझाते रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं और क्या इन्हें करना चाहिए और क्या हमारे साथ हो सकता है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। हाँ अमीर साहब, अब सारी बात तो हो गई, अब सवाल ये आ गया कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं और ये जो हुकूमत है अब ये क्या कर रही है, और इनको आप वार्न भी करते रहे थे, ये फंसते भी जा रहे हैं या कुछ हम इससे बच जाएंगे, क्या होगा, क्या सूरत नजर आएगी? एक मैं आपको दिलचस्प किस्सा सुना देता हूँ। 27 रमजान की शब मैं भी इबादत कर रहा था, आप भी इबादत कर रहे होंगे, तो उस दिन लेट नाइट मुझे मौलाना फजलुर रहमान का फोन आया। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चला गया उनके पास। तो आपको पता है रमजान के महीने में सारे रात को जागते हैं। तो मौलाना साहब से बातचीत हो रही थी, तो वहां पे उनकी पार्टी के मिनिस्टर भी थे, 2-3 बैठे हुए थे। तो मैंने वहां पे महसूस किया कि इधर कोई कशीदा फजा है। तो मैंने जब कशीदगी का सुराग लगाने की कोशिश की तो पता चला कि JUI वाले जो दोस्त हैं बड़े नाराज हैं कि ताहिर अशरफी जो है उसको शहबाज शरीफ साहब ने अपना एडवाइजर लगा लिया, और ये तो ना सिर्फ हमें गालियां देता रहा है बल्कि ये तो शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को भी गालियां देता रहा है। तो पता चला जी कि ये कोई अहम गैर मुल्की शख्सियत जो है उसकी फरमाइश पे इनको लगाया गया है। तो मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने उसी वक्त ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हमने इस तरह फरमाइशों पे, बैरूनी फरमाइशों पे अगर हमने कबीना में लोगों की तकर्री शुरू कर दी तो हमारा क्या बनेगा। और फिर उन्होंने जाके शहबाज शरीफ साहब को ये समझाना शुरू किया कि इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती। अच्छा, शुरू में शहबाज शरीफ साहब को भी समझ नहीं आ रही थी कि हमने पता नहीं चलना है कि नहीं चलना, लेकिन जो लोग बिल्कुल क्लियर थे ना वो थे नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल क्लियर थे, जरदारी साहब बिल्कुल क्लियर थे, फजलुर रहमान साहब बिल्कुल क्लियर थे, और ये जो बलोच सियासतदान है जो नवाज शरीफ जो इमरान खान का साथ छोड़ के आए थे ये बिल्कुल क्लियर थे कि हमने अब ये हुकूमत किसी ना किसी तरीके से चलानी है और इलेक्शन होना है अगले साल। तो ये जो पहले 1.5-2 महीने थे ना, ये शहबाज शरीफ साहब और उनके कुछ जो करीबी साथी है ना, जो सीनियर मिनिस्टर तजब्जुब था, वो तजब्जुब का शिकार थे कि पता नहीं हमने क्या कर रहे हैं।
तो एक तो इन्होंने वो वक्त जाया किया, तो ये वो वक्त था जब इनको सख्त फैसले करने की जरूरत थी। अगर ठीक इन्होंने है, आईएमएफ ठीक है। आईएमएफ की शरायत पे अमल दरामद करना था, उन दिनों में करना था। इन्होंने 1.5-2 महीने उसको किया लेट, और उसका नतीजा अब आपके सामने आ रहा है। तो ये तो एक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कंफ्यूज थी। दूसरी बात ये थी कि ये पहले हमारे साथ ये बात करते थे हुकूमत में आने से पहले कि हम आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करेंगे। अच्छा, वो इन्होंने कोशिश की है रीनेगोशिएट करने की, लेकिन एक तरफ रीनेगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी शर्तें मान मान के पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, बिजली भी महंगा कर रहे हैं। तो अब कहते हैं, पिछले 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि जी रीनेगोशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है और जनाब हमारा उनसे मुआहदा होने वाला है। लेकिन अब अगर मुआहदा हो भी जाता है तो इन्होंने महंगाई जो है उसको तो आसमान पे चढ़ा दिया है, और इमरान खान को मौका दे दिया है कि वो अब पहले गैर मुल्की साजिश की बुनियाद पे तहरीक चलाने की कोशिश की, वो नहीं चली, अब वो महंगाई की बुनियाद पे तहरीक चलाने की कोशिश करेगा। तो अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब ये हुकूमत जो है, इसका एक तो एफएटीएफ के साथ जो मामला है वो ठीक हो गया है, और दूसरा इनका आईएमएफ के साथ भी एग्रीमेंट होने वाला है। इससे हो सकता है कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन जो बात ये हुकूमत में आने से पहले हमारे साथ करते थे कि हम जनाब एक दफा खान उकड़ लेंगे और बाकी संभाल लांगे, तो संभाला नहीं गया इनसे, सीधी सी बात है, ठीक है। और ना तो इमरान खान संभाला गया है और ना ही इकोनॉमी। इमरान खान किस बात पे अकड़ रहा है? क्योंकि वक्त कम रह गया, इसलिए मैं आपको तेजी के साथ सवाल पूछ रहा हूं कि इमरान खान किस बात पे अकड़ रहा था और अब उसकी क्या पोजीशन है? पहले तो इमरान खान साहब वाकई बहुत अकड़ रहे थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उनको बड़ी पब्लिक सपोर्ट मिल गई है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको ये एहसास हुआ कि ये जो मैंने एक नैरेटिव शुरू किया था, एक बयानिया शुरू किया था गैर मुल्की साजिश का, तो ये गैर मुल्की साजिश का बयानिया टर्न इनटू पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, और ये जो फौज बमुकाबला पीटीआई वाली जो सूरत पैदा हो गई है, तो ये जो है इससे इनको कुछ पॉपुलैरिटी तो मिल गई है, लेकिन इससे जो है ना वो मामला सुलझने की बजाय उलझना शुरू हो गए हैं। तो अब उस पे उन्होंने थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाया, और उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं ऐसे, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, और लोग हैं जो इमरान खान की इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, और उनका एक ख्याल है कि आपको ये फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब जो हैं, इनके मशवरे पे नहीं चलना चाहिए, और आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाजराई की बजाय मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अब इमरान खान इतने दूर जा चुके हैं कि मुझे अब मुफाहमत का रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लगता ये है कि ये एक ट्रबल क्रिएट करते रहेंगे। ये फवाद चौधरी और शेख रशीद और ये शहबाज गुल किसके एजेंडे पे हैं? ये तो लगता है कि इमरान खान को लड़ाना चाहते हैं। अहमद अवैस साहब जो हैं वो पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे हैं और इमरान खान साहब के जाती वकील रहे हैं, और बड़े लॉयलिस्ट हैं इमरान खान साहब के, अभी तक इस मुश्किल वक्त में भी उनके साथ हैं। उन्होंने मुझे साफ अल्फाज में कहा कि ये शेख रशीद जो है, ये इसका जो एजेंडा है ये इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाएगा, और जो लोग पीटीआई को फौज से लड़ाना चाहते हैं ये इमरान खान साहब की तबाही का बायस बनेंगे। तो ये अगर अहमद अवैस साहब जो अभी तक इमरान खान के साथ हैं, अगर ये उनकी राय है, तो और किस किस की नहीं होगी। और उसमें मैं ऐड कर देता हूं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, वो बज़ाहिर अभी सदर ममलकत की हैसियत से लग तो यही रहा है कि अभी भी वो इमरान खान साहब के लॉयलिस्ट हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने काफी रेजिस्ट किया है, और उन्होंने कोशिश किया है कि इमरान खान साहब ने ये जो एक कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, ये इस रास्ते से मैं जानता हूँ वो बड़े भले आदमी है। उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था कि मैं वो शख्स था जिन्होंने उसका तारुफ कराया था सबसे पहले, तो मेरे उनसे बड़े ताल्लुकात है, वो बड़े भले आदमी है, मेरा ख्याल में वो भी सही सोच रहे होंगे। हाँ, वो उन्होंने पूरी कोशिश किया कि इमरान खान साहब को इदारों के साथ मुहाजराई की जो पॉलिसी है इससे उनको बाज रखा जाए, लेकिन उसमें वो इतने कामयाब नहीं हुए। अभी भी मुझे ये लगता है कि इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब की टोन थोड़ी सी बदल रही है, और वो अब गैर मुल्की साजिश का बयानिया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब इसको छोड़ के अब वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई वाकई इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का एक बहुत अहम मसला है, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने जब 2018 में हुकूमत संभाली तो पहला वजीर खजाना बनाया असद उमर को, लेकिन फिर 8 महीने के बाद जब असद उमर साहब ने IMF से मुज़ाकरात शुरू किए, और असद उमर साहब जो है उन्होंने मुज़ाकरात में बड़ी टफ पोजीशन ली, IMF को टफ टाइम दिया, तो इमरान खान साहब ने IMF को टफ टाइम देने वाले असद उमर को हटाया और IMF के साथ बड़ी
नरम पॉलिसी इख्तियार करने वाले हफीज शेख को अपना वजीर खजाना बनाया, और ये इस सारी दलदल में पाकिस्तान को हफीज शेख ने फंसाया। उसके बाद हफीज शेख साहब जब आउट हुए तो हमाद अदर साहब आए। हमाद अदर साहब भी असद उमर की सोच के आदमी थे, असली पीटीआई थे, लेकिन इमरान खान साहब ने हमाद अदर को भी नहीं चलने दिया, उसको हटाया, शौकत तरीन को ले आए, और फिर शौकत तरीन ने हफीज शेख का एजेंडा आगे बढ़ाया। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर में 4 वजीर खजाना आए, 2 का ताल्लुक पीटीआई से था, 2 का ताल्लुक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से था। और ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे, हफीज शेख और शौकत तरीन, इन्होंने 3.5 साल में 6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदलवाए और 6 चेयरमैन एफबीआर बदलवाए। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की वजारत खजाना जो है वो असद उमर के 8 महीने और हमाद अजहर के चंद दिन निकालें तो वो आईएमएफ के कंट्रोल में थी, और इसीलिए स्टेट बैंक का गवर्नर भी जो है वो आईएमएफ की मर्जी से आया, और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी मंजूर हुआ। अच्छा, मैं आखिर में आपसे 2 सवाल पूछूंगा, वक्त मुझे कम रह गया। एक तो आप इलेक्शन कब देख रहे हैं, दूसरा सी पैक को कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, सी पैक वाला सवाल बहुत अहम है। और इमरान खान साहब के दौर में चाइना जो है ये पाकिस्तान से नाराज हुआ है, और चाइनीज डिप्लोमेट जो हैं वो खुल के पब्लिकली बात नहीं करते, लेकिन प्राइवेटली वो जो बात करते रहे हैं और वो अमानत होती है। मेरे साथ जो बात होती रही है चाइनीज डिप्लोमेट्स की, वो बड़े नाराज थे इमरान खान से, बल्कि जो एक वजीर था इमरान खान साहब का, उसको तो उन्होंने वीजा देने से भी इनकार कर दिया था, वो उससे इतने नाराज थे। लेकिन जहां तक आपने इलेक्शन की बात किया, तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन है ये अब अगले साल ही होगा, और अगले साल जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होंगे। इस वक्त जो आपको पाकिस्तान में सूरत हाल नजर आ रही है, ये तेजी के साथ तब्दील होने वाली है। कुछ जो बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो इमरान खान साहब की इस वक्त की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, ये थोड़ा आने वाले दिनों में खुल के बात करना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत से पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो हो सकता है वो आप ही को इंटरव्यू दे रहे हो, बता रहे हो कि जी इमरान खान की पॉलिसी में क्या क्या खामियां थी और इस तरह होता ही है, आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन यही सूरत हाल जो है ये बाकी पार्टियों में भी हो सकती है, तो टूट फूट होने वाली है बहुत हमारी सियासत में। लेकिन अल्टीमेटली अगले साल इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से मार्च और अगस्त के दरमियान इलेक्शन होगा अगले साल, इस साल नहीं होगा। उसकी एक टेक्निकल वजह भी है कि जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे तो पिछले साल इन्होंने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के एक इजलास की सदारत करते हुए खुद कंसेंसस से यह फैसला करवाया था कि जब तक नई मुर्दमशुमारी के नतायज मुकम्मल नहीं होते नया इलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप इलेक्शन कमीशन से, नादरा से, सेंसस कमीशन से, सबसे पूछ लें, नई मुर्दमशुमारी के नतायज जो हैं ये दिसंबर से पहले नहीं मुकम्मल होंगे। तो दिसंबर से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, दिसंबर में सख्त सर्दी होती है। कुछ हालात पुरसुकून समझ रहे हैं कि होते जाएंगे हमारे यहाँ ऐसा ऐसा? देखिए, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता यह है कि आने वाले दिनों में कुछ सियासी गड़बड़ ज्यादा होगी, और इस सियासी गड़बड़ का नुकसान हुकूमत को भी होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान इमरान खान को होगा। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। दिल तो करता है कि आप बोलते जाएं, हम सुनते रहें। पाकिस्तान की पूरी तारीख, हमारी पूरी सियासत आप हमें सुना रहे थे, हम सुन रहे थे, और इसी दिलरुबा अंदाज में उसको बयान कर रहे थे कि दिल लगता था कि अंदर की कहानी भी बयान हो रही है और जो कुछ हमारे हालात हैं वो भी बयान हो रहे हैं, हम सुनते जाएं। लेकिन वक्त चूँकि कम है, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।